तो सत्ता में बात करते हैं उस गर्व की जिसमें आत्मनिर्भरता है, दुश्मनों को धूल चटाने का मादा है, देश की इंच इंच जमीन की रक्षा करने की क्षमता है, राष्ट्रभक्ति है, शक्ति है। कुछ घंटों बाद पूरा हिंदुस्तान अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। जब इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है तो एक वो लम्हा भी आता है जब हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और दुश्मनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो लम्हा होता है एक के बाद एक गुजरते भारतीय सेना के हथियारों का। जब एक से बढ़कर एक घातक हथियार कर्तव्य पथ पर गुजरते हैं तो दुश्मन सेना में दहशत रहती है। इस साल का गणतंत्र दिवस बेहद खास है क्योंकि कर्तव्य पथ पर भारत की थल सेना के स्वदेशी हथियार अपनी ताकत दिखाएंगे। गर्व, गौरव और ताकत वाली न्यूजीलैंड से सिर्फ 3 मिनट 24 सेकंड में समझिए कैसे भारत ने कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर होने का कर्तव्य पूरा कर लिया। देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और सबसे बड़ी बात है कि देश की आजादी का और देश के मतवालों का ये जो उत्सव है इसे पूरा हिंदुस्तान मनाता है। और ऐसे मौके पर हमारे जो हथियार हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर उनकी प्रदर्शनी खासतौर से लगाई जाती है। एक एक हथियार देश के सामने रखा जाता है, पूरे विश्व के पटल के सामने रखा जाता है कि कितनी ज्यादा शक्ति भारत की जो फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, उनकी बढ़ रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे पीछे ये जो आप टैंक देख रहे हैं इसका नाम है अर्जुन टैंक, जिसका निर्माण चेन्नई में किया जा रहा है। यानी कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इस टैंक को बनाया जा रहा है। मीडियम टैंक काफ़ी हैवी है और इसकी इट्स अ राइफल्ड गन, तो इसकी जो फायरिंग एक्यूरेसी है वो विश्व में इसका चर्चा चलती है। तो आप जान सकते हैं कि रणभूमि में कितना दुश्मनों के दिल में तहलका मचाएगा। आपको ये जो दिखा रही हूँ ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत की शक्ति बयां करती है कि कैसे डीआरडीओ की मदद के द्वारा ये तमाम जो हथियार हैं इनका निर्माण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम वो हथियार हैं जिन्हें बड़ी ही आसानी से बैटलफील्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं। मशीन गन खड़ी हुई है, बेसिकली इसका नाम जो है नाग मिसाइल गन है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एंटी टैंक मिसाइल है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिसाइल जमीन से जमीन पर 825 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल से इक्विप्ड है जो कि टारगेट पे बहुत ही प्रिसाइजली हिट करने की क्षमता रखती है और हम इसको एम्फीबियस रोल में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो चाहे पानी में हो। और हम इसको हर तरीके के टेरेन में डिप्लॉय कर सकते हैं, डेजर्ट हो चाहे हाई एल्टीट्यूड टेरेन। K9 वज्र गन है, 155 mm इसमें आपको बता दें गन लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि LAC पर तैनात की गई सबसे शक्तिशाली गन या कह लें टैंक में से ये एक है। K9 वज्र टैंक स्वसंचालित है और इसमें तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाकर उतनी ही तेजी से अपने आप को डिप्लॉय करके उतनी ही हाई रेट ऑफ फायर को मेंटेन करना जिससे कि दुश्मन अपना सर ना उठा पाए। किसी भी टेरेन, डेजर्ट हो, सेमी डेजर्ट हो, प्लेन हो या फिर माउंटेन जिसकी हम आज बात कर सकते हैं, हम हर जगह डिप्लॉय होने के लिए तैयार हैं। जहां बोला वहां गोला। और आपको बता दूं जिस हथियार के साथ ये खड़ी हुई हैं इसका नाम है आकाश वेपन सिस्टम। कैसे जमीन से आसमान तक ये टारगेट करती है। इस वेपन सिस्टम के द्वारा आने वाले किसी भी एरियल टारगेट को, हवाई हमले को 150 किलोमीटर की दूरी के अंदर भाप कर उसको 25 किलोमीटर के दायरे में उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अच्छा। तो स्वदेशी हथियारों से जुड़ी बहुत ही रोचक और दिलचस्प जानकारी हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी सीधे चलते हैं। इस वक्त गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित कर रही हैं। परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई। हमारा ये बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है। हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा।
जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेत्ता श्री BN राव तथा अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी। हमें इस बात का गर्व है कि उस संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के सभी क्षेत्रों और समुदायों का प्रतिनिधित्व किया। संविधान निर्माण में सभा की 15 महिला सदस्यों ने भी योगदान दिया। संविधान में निहित आदर्शों ने निरंतर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई है। इस अवधि के दौरान भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिली मार्गदर्शन के बिना प्रगति संभव नहीं थी। बाबा साहेब आम्बेडकर और अन्य विभूतियों ने हमें एक मानचित्र तथा एक नैतिक आधार प्रदान किया। उस राह पर चलने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम काफ़ी हद तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे भी हैं, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि गांधी जी के सर्वोदय की आदर्शों को प्राप्त करना अर्थात सभी का उत्थान किया जाना अभी बाकी है। आज हम जिन हथियारों को लेकर के आपको बताते हुए आगे चल रहे हैं, वो वाकई निश्चित तौर पर जब आप देखेंगे तो गर्व से आपका सीना चौड़ा होगा। आपको आगे बताएंगे कि कैसे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर भारत की चमक का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आत्मनिर्भर अभियान की चमक कैसे धरती से आसमान तक और समंदर की गहराइयों तक दिख रही है। लेकिन पहले गणतंत्र दिवस पर दम दिखाने वाली स्पेशल स्वदेशी हथियारों की ताकत का जिक्र करते हैं, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांप उठते हैं। इन हथियारों में एक नाम है अर्जुन टैंक, जो तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है। ये 120 mm की तोप से लैस है। इसकी अधिकतम रफ्तार 67 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर कहर बरपा सकता है। क्रॉस कंट्री में ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ता है। ये स्वदेशी हथियार है, इसे DRDO ने बनाया है। साल 2004 में ये सेना में शामिल हुआ था। एक स्वदेशी हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जल, जमीन, आसमान से फायर हो सकती है। पनडुब्बी से इसको दागा जा सकता है, जमीन से इसको फायर किया जा सकता है और आसमान में लड़ाकू विमान से भी इसको फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, यानी इस दूरी तक ये दुश्मन को तबाह कर सकती है। सबसे खास ताकत इसकी यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। ये 300 किलो तक विस्फोटक कैरी करने की ताकत रखती है। स्वदेशी हथियारों की लिस्ट में अगला नाम है K9 वज्र होवित्जर तोप। इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर है, यानी इस दूरी तक जो भी दुश्मन आएगा वो मारा जाएगा। K9 वज्र होवित्जर तोप 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। रेगिस्तान में भी ये कारगर होती है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये 0 रेडियस पर घूमकर वार कर सकती है, मतलब दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती है। नाग मिसाइल का नाम भी घातक स्वदेशी हथियारों की लिस्ट में शुमार है, जो गणतंत्र दिवस की परेड में गर्व का एहसास कराएगी। ये तीसरी पीढ़ी का ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट वाली टॉप अटैक टेक्निक पर आधारित है, मतलब अगर ये फायर हो गई तो दुश्मन टैंक की तबाही तय है। किसी भी मौसम में इसे फायर किया जा सकता है। ये 825 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट को हिट करती है। इसे न्यूनतम 500 मीटर से भी फायर किया जा सकता है। ये 4 किलोमीटर तक टारगेट को भेदने की क्षमता रखती है। आकाश मिसाइल भी घातक अत्याधुनिक स्वदेशी मिसाइल है। ये जमीन से हवा में अचूक प्रहार करने में सक्षम है। 25 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। ये 18,000 मीटर की ऊंचाई तक टारगेट को ये तबाह कर सकती है। तो हम आपको बताते चल रहे थे, उसके अलावा क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल यानी QFRV का भी शौर्य कल गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलेगा। ये थल सेना की बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं। इन गाड़ियों पर असॉल्ट राइफल्स की गोलियां असर नहीं करती हैं। इतना ये मजबूत होता है कि बमों और बारूदी सुरंगों का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। तो ये भारत के आत्मनिर्भर अभियान का ही असर है कि देश सैन्य उत्पादों का निर्यात करने वाले दुनिया के शीर्ष
25 देशों में शामिल हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में भारत हथियार निर्माण के क्षेत्र में न केवल पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा बल्कि उसकी गिनती विश्व के टॉप 10 प्रमुख निर्यातक देशों में होगी। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 7 सालों में 70 देशों को करीब 38,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है। इनमें आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस जैसे हथियार भी शामिल हैं। भारत से वेपन खरीदने वाले देशों में वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान जैसे मुल्क हैं। भारत के लिए यह दोहरी कामयाबी है कि एक तरफ जहां हथियारों के निर्यात में 228% इजाफा हुआ, वहीं दूसरी ओर दूसरे देशों से हथियारों की खरीद पर निर्भरता 33% तक कम हो गई। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो साल 2017-18 में भारत ने 4,682 करोड़ के हथियार बेचे थे। साल 2018-19 में भारत ने लगभग 10,746 करोड़ के हथियार बेचे। साल 2019-20 में भारत ने लगभग 9,116 करोड़ के हथियार बेचे। साल 2020-21 में भारत ने लगभग 8,434 करोड़ के हथियार बेचे। सबसे खास बात 2025 तक भारत का लक्ष्य 40,000 करोड़ रुपए तक के हथियार बेचने का है। तो कल कर्तव्य पथ पर भारत की स्वदेशी हथियारों की सत्ता तो दिखेगी, लेकिन उससे पहले आज ही भारत की कूटनीतिक सत्ता की एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने जम्मू कश्मीर पर खलीफा बनने की कोशिश करने वाले तुर्की के अरमानों को जोरदार झटका दे दिया। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि तुर्की ने कश्मीर में दखल देने की चाहत में एक वजीर चला है और कश्मीर पर एक कमेटी बना दी है। अब तुर्की की इस कोशिश को उन तस्वीरों से जवाब मिल गया होगा जब पीएम मोदी और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गले मिल रहे थे। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी कल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। ये पहला मौका है जब इजिप्ट के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। कल के कार्यक्रम से पहले आज वो दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने साइबर सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ने का ऐलान किया। अब आप सोचेंगे ये सारी बातें तो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ होती हैं, इसमें ऐसा क्या है कि भारत ने अपनी एक चाल से तुर्की को मात दे दी। इस खबर में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिस पर हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी तैयार की है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह के बीच की मुलाकात पर 75 सेकंड की एक रील देख लीजिए। राष्ट्रपति सीसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सैयद नरेंद्र मोदी, रईस वज़ीर जमहूरियत हिंद। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। हमने आज की बैठक में अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने और काउंटर टेररिज्म संबंधी सूचना एवं इंटेलिजेंस का आदान प्रदान बढ़ाने का भी निर्णय लिया।
तो 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि तुर्की किस तरीके से खुद को खलीफा बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन अब हम सत्ता की कुंजी खोलते हैं। दरअसल तुर्की पाकिस्तान का बहुत अच्छा मित्र है। पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा घसीटता रहता है। इजिप्ट तुर्की का पड़ोसी है। दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। तुर्की को सम्मानपूर्वक ये समझाने के लिए कि वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे में टांग ना अड़ाए, इसके लिए भारत को इजिप्ट की ज़रूरत है। वहीं इजिप्ट को भी भारत की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के बाद से इजिप्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इजिप्ट करीब करीब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। उस पर कुल 14 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है और महंगाई दर वहां करीब 25% से भी ज़्यादा हो चुकी है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जो आने वाले वर्षों में तेजी से विकास करने वाली है। तो निवेश और विकास के लिए इजिप्ट को भारत की मदद चाहिए। यानी दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। अब यह समझिए कि भारत को इजिप्ट से कैसे फायदा हो सकता है। दुनिया के नक्शे को देखेंगे तो यूरोप में समुद्री व्यापार के लिए भारत के पास 2 मुफीद रास्ते हैं। पहला जिब्राल्टर खाड़ी, दूसरा स्वेज नहर, जो ज्यादा आसान है और कम समय में यूरोप पहुंचा सकता है। स्वेज नहर इजिप्ट की सीमा से निकलती है। अब आपको बता देते हैं कि रास्ते कौन से हैं और भारत के लिए फायदेमंद कैसे हैं। स्वेज नहर की बात कर रहे हैं, ये इजिप्ट की सीमा से निकलती है स्वेज नहर। ये देखिए जो हम रास्ता आपको बताते चल रहे हैं, यहां से ये इजिप्ट से होते हुए स्वेज नहर का रास्ता भारत की तरफ जाता है और ये व्यापार का रास्ता है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इजिप्ट की सीमा से निकलती है स्वेज नहर। ये देखिए ये पूरा रास्ता, ये इजिप्ट आ गया और यहाँ स्वेज नहर है जो कि भारत की तरफ जा रही है। साइप्रस भी स्वेज नहर के पास ही है। अगर इस पूरे नक्शे को हम देखते हुए चलेंगे तो ये बाकी देश भी आएंगे। तुर्की का बॉर्डर भी स्वेज नहर के पास है। आप देख रहे हैं तुर्की पास ही है स्वेज नहर के। तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान का मददगार है। आपने देखा लगातार कश्मीर पर वो अपने पक्ष रखता रहता है। भारत के इजिप्ट और साइप्रस से रिश्ते अच्छे हैं। इन दोनों देशों से रिश्ते भारत के अच्छे रहें। तुर्की के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है भारत अगर ये दोनों पड़ोसी उसके भारत के साथ आके खड़े हो जाते हैं। यूरोप से व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि हम आपको ये रास्ता बता रहे हैं जो कि इजिप्ट से होता हुआ स्वेज नहर के रास्ते भारत तक आता है। अगर ये दोनों देश साथ होंगे तो बहुत स्वाभाविक है भारत के लिए रास्ता आसान होगा। और ऐसी स्थिति में वो तुर्की है जो कि लगातार कश्मीर को लेकर के अपने प्लान्स बनाता रहता है, साजिश रचता रहता है, उसके लिए दिक्कत और परेशानी बढ़ेगी। अब भारत की दूसरी रणनीति भी समझिए। इसी इलाके में एक ईस्टर्न मेडिटेरियन फोरम है। इसमें 8 देश हैं। ये देश हैं इजिप्ट, साइप्रस, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन, फिलिस्तीन। ये सारे तुर्की के विरोधी और भारत के दोस्त हैं। अगर इजिप्ट से हमारे रिश्ते मजबूत रहते हैं तो तुर्की के लिए परेशानी और बढ़ेगी, कूटनीतिक उस पर दबाव भी बढ़ेगा। तो भारत की स्ट्रेटेजी समझ लिया आपने। अब इजिप्ट भारत से क्या चाहता है ये समझना भी जरूरी है। दरअसल इजिप्ट की सबसे बड़ी समस्या तुर्की है। तुर्की से बचने के लिए इजिप्ट भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बड़ी मदद चाहता है। इजिप्ट भारत से रक्षा संबंध बढ़ाना चाहता है, जिस पर गंभीर बातचीत भी चल रही है। इजिप्ट भारत से LCA तेजस आकाश मिसाइल, DRDO का स्मार्ट एंटी एयरक्राफ्ट एयरफील्ड वेपन सिस्टम भी चाहता है। इसके अलावा इजिप्ट भारत से प्रलय मिसाइल भी खरीदना चाहता है। भारत इस सौदे के लिए तैयार भी है, लेकिन इजिप्ट भारत से इसकी टेक्नोलॉजी चाहता है जो भारत अभी नहीं देना चाह रहा है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी पर भारत और मिस्र में समझौता भी हुआ है। सूचना तकनीक पर भी दोनों देशों के बीच समझौते हो चुके हैं और ये स्थिति बताती है कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे से करीब लगातार आ रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ तुर्की को समझाने के लिए भारत और इजिप्ट एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भारत और इजिप्ट के बीच कूटनीतिक रिश्ते 75 साल से हैं। इजिप्ट में भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ रहने वाले भारतवंशी समुदाय न सिर्फ मजबूत हैं बल्कि उसका काफ़ी वहाँ पर सम्मान भी है। रूस यूक्रेन की जंग की वजह से इजिप्ट में खाने की समस्या हुई तो भारत ने 61,000 टन गेहूं एक्सपोर्ट वहाँ पर किया। IOC देशों में इजिप्ट आतंकवाद के खिलाफ भारत का सबसे प्रमुख सहयोगी है। और सत्ता में अब बात करते हैं भारत के एक और दुश्मन की, जो तुर्की और पाकिस्तान से भी शातिर और घातक है, जिसकी विस्तारवादी भूख और हाईटेक प्रपंच से पूरी दुनिया वाकिफ है। इस दुश्मन का नाम है चीन। ड्रैगन के प्रपंच में आज हमने हाईटेक शब्द जोड़ा है। इसकी बड़ी वजह है क्योंकि दूसरे देश में समंदर में जासूस भेजने वाला चीन अब घर घर में अपना जासूस भेज रहा है। ये किसी साधारण संगठन का दावा नहीं है।
बल्कि ब्रिटेन जैसे हाईटेक और ताकतवर मुल्क ने चीन की इस चाल को दुनिया के सामने रखकर नई सनसनी फैला दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को भी कहा है। ये खतरे की घंटी भारत के लिए भी है, आपके लिए भी है, भारत में गली गली घर घर के लिए। कैसे, इस पर हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि जिनपिंग के जासूस कौन हैं और कैसे ये आपके घर तक पहुंच सकते हैं, या फिर हो सकता है अब तक पहुंच गए हों। फ्रिज, यानी फ्रिज में चाइनीज चिप लगी होती है। लैपटॉप में भी चीन के चिप लगे होते हैं जो जासूस का काम करते हैं। इसके अलावा मोबाइल में वॉइस कंट्रोल स्मार्ट स्पीकर में भी ये चिप्स लगे होते हैं, स्मार्ट वॉच में भी, मिक्सर ग्राइंडर्स में भी, कार्ड पेमेंट मशीन्स में, स्मार्ट एनर्जी मीटर, सीसीटीवी कैमरे, कारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स में चीन के बने हुए चिप्स लगे होते हैं। चीन का जासूसी नेटवर्क दुनिया में इतना फैल चुका है कि वो ब्रिटेन जैसे देशों के करोड़ों लोगों की निजी जानकारियां चुटकियों में हासिल कर सकता है। ब्रिटिश सरकार ने यूं ही ये दावा नहीं किया है, बल्कि एक लंबी जांच के बाद बताया कि घर घर में इस्तेमाल हो रहे चीनी सामान में माइक्रो चिप लगे हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। दावे के मुताबिक चीन माइक्रोचिप के जरिए निजी जानकारियां हासिल कर रहा है। चीनी सामान में लगे जासूसी चिप 5G नेटवर्क से ऑपरेट हो रहे हैं। ये चीन में अलग अलग सर्वर से जुड़े हुए हैं। ये चीन में ब्रिटेन के प्रमुख लोगों, संस्थानों और सैन्य गतिविधियों का डेटा पहुंचा रहे हैं। चीन में टेलीकॉम के प्रोडक्ट ज्यादातर सरकारी कंपनियां ही बना रही हैं। ये प्रोडक्ट ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया के हर देश में बिकते हैं। दरअसल ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटीज ने चीन की कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी से संबंधित समझौते किए हैं। ब्रिटिश सरकार को अब लगने लगा है कि ये चीनी कंपनियां ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज से रिसर्च से जुड़ी जानकारियां चोरी कर रही हैं। ज्यादातर ये वो कंपनियां हैं जिन पर अफ्रीकी देशों में जासूसी के आरोप लग चुके हैं। कुछ कंपनियां जो बैन हो चुकी हैं वो अब नए नामों से चल रही हैं। ब्रिटेन में ऐसे ही चीन की चालबाजी को लेकर दावे नहीं किए जा रहे, बल्कि ब्रिटेन में रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे भी किए गए, जिसमें हाल ही हुई घटना का भी एक जिक्र है। एक दावे के मुताबिक कुछ दिनों पहले चीन ने अमेरिकी हथियारों की मूवमेंट की जानकारी जुटाई थी। ताइवान को अमेरिका की ओर से देने वाले हथियारों की जानकारी भी जुटाई गई थी। हथियारों की सप्लाई से पहले चीन एक्टिव हो गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जानकारी जुटाने के बाद चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के चारों तरफ मंडराने लगे थे। चीन ने ताइवान के पास जंगी जहाज भी तैनात किए थे। तो ये चिंता सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क चीन की इस चालबाजी से तंग आ चुके हैं और जिनपिंग के ऐसे जासूस की चपेट में है जो बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, सिर्फ जानकारी चुराते हैं। चीन की इस साजिश के जाल को समझिए। दुनिया के टेक्नोलॉजी बाजार में 54% हिस्सेदारी चीन की सिर्फ 3 कंपनियों की है। इतना ही नहीं, दुनिया में 10 बड़ी लैपटॉप कंपनियां चीन की 3 कंपनियों के पार्ट्स इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी से जुड़े बिजनेस में इन 3 कंपनियों ने दुनिया के बाजार में 75% हिस्सेदारी हासिल कर ली। चीन का चिप वाला तंत्र भारत के लिए भी खतरनाक है। भारत चीन पर निर्भरता को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कई फ्रंट पर चीन को भारत ने झटका भी दिया है, लेकिन इसका असर अचानक देखने को नहीं मिल रहा, जिस वजह से भारत में भी बड़ी संख्या में लोग चीन की हाईटेक साजिश के शिकार हो सकते हैं। आपको बताते हैं भारत में अभी भी चीन का बाजार और कारोबार कितना बड़ा है। साल 2022 में चीन से 11 लाख करोड़ का व्यापार किया गया। पिछले साल चीन से इंपोर्ट में 21.7% का इजाफा देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीन से 9,66,000 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया, जबकि सिर्फ 1,43,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट में 38% की गिरावट देखी गई है। अगर पिछले 7 सालों की बात करें तो चीन से इंपोर्ट में 60% का इजाफा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इस चिंता को और बढ़ाता है। चिंता इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी चीन पर काफी हद तक निर्भर है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसके जरिए चीन ब्रिटेन में जासूसी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-2022 में भारत ने चीन से 2,43,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट किया। एक्सपर्ट्स भी चीन से बढ़ते कारोबार को लेकर चिंतित हैं। चिप डिजाइनिंग में भारत सरकार हो चाहे इंडस्ट्री बॉडीज हो, वो पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। प्रोडक्ट PLI स्कीम के तहत और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और छोटी कंपनियां भी उसमें काम कर रही हैं। आज एप्पल से लेके बड़े बड़े नामी हैंडसेट या मोबाइल मैन्युफैक्चरर भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ हार्डवेयर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और ऐसी स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट्स जिसपे हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, चाहे वो हमारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और सत्ता में अब बात BBC की उस विवादित डॉक्यूमेंट्री की जो देश के कुछ लोगों को
बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है कि जिस तरह शाहरुख खान की फिल्म पठान देश में करीब 5,500 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, उनका बस चले तो वो इस डॉक्यूमेंट्री को भी इतनी ही स्क्रीन पर रिलीज कर दें, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। जो लोग बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री से बहुत प्रभावित हैं, उनमें से कुछ लोगों ने कल दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में इसे दिखाने की कोशिश की, और आज जामिया मिलिया इस्लामिया में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ। पहले जामिया की बात करते हैं, जहां कुछ लोगों ने बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश की, जिस पर बवाल हो गया और पुलिस ने स्क्रीनिंग को लेकर 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद जामिया में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से परहेज करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ छात्र हैं जो इसे वायरल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लोगों को यह डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। जामिया से पहले कल JNU में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर दिखाने की कोशिशें हुई। JNU के कुछ छात्रों ने मंगलवार रात 9 बजे इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। हालांकि स्क्रीनिंग से पहले छात्र संघ के कार्यालय की बत्ती गुल हो गई। आयोजनकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिजली और इंटरनेट को ठप कर दिया था। बाद में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि जब वो अपने मोबाइल फोन पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तब उन पर हमला किया गया। कुछ ने आरोप लगाया कि हमलावर ABVP के सदस्य थे। हालांकि ABVP ने आरोपों को नकार दिया है। दावा है कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के समय पत्थरबाजी भी हुई थी। कुछ छात्र इसके विरोध में धरने पर भी बैठे, लेकिन पुलिस शिकायत दर्ज होने के बाद धरना खत्म कर दिया गया। JNU से पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी और केरल यूनिवर्सिटी में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जा चुका है। हाल ये है कि NSUI कह रही है कि वो देश के सभी शिक्षण संस्थानों में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाएगी। देश में 1070 यूनिवर्सिटीज हैं। धीरे धीरे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस डॉक्यूमेंट्रीज को लेकर विवाद हो रहे हैं। आगे ये विवाद बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आग में सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही नहीं झुलस रही हैं, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ी। ये मामला केरल का है, जहां कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अनिल एंटनी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के साथ कभी मतभेदों के बावजूद ये खतरनाक चलन होगा कि भारतीय संस्थानों के विचारों से ज्यादा बीबीसी और ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ के विचारों को महत्व दिया जाए। ऐसा करने से भारत की संप्रभुता पर असर पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने आज इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि इस ट्वीट के बाद उन्हें गालियां दी गई। उनके सोशल मीडिया वॉल अपशब्दों से भर चुके हैं, इसलिए वो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 37 साल के अनिल एंटनी के इस्तीफे को लेकर बगैर नाम लिए ट्वीट किया। एक राज्य के 2 मुख्यमंत्रियों के 2 बेटों की कहानी। एक भारत यात्रा है जो राष्ट्र को एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादातर नंगे पैर बिना थके हुए चल रहा है। दूसरे पार्टी और यात्रा के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करते हुए धूप में अपने देखिए। लेकिन सत्ता का टाइम हो चुका है, लेकिन हम फिर से कहेंगे सत्ता की जो न्यूज़ रील्स है उनको शेयर जरूर कीजिएगा।